जय हिंद दोस्तों। आज हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की 6 क्लास, ठीक। इसके पहले वाली क्लास में हमने भारत और पाकिस्तान के सीमा विवाद, सीमा सुरक्षा प्रबंधन, मतलब भारत और पाकिस्तान के पूरा हमने उसको कंप्लीट स्टडी कर लिया। आज हम पढ़ेंगे भारत और चाइना को लेकर के, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले हम किस तरह इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा थोड़ा आकार और प्रकृति के बारे में कि कैसा थोड़ा चाइना के साथ हमारा कैसा बॉर्डर है, क्या क्या है जुड़ाव है, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे सीमा विवाद। मैंने आपको बताया पहले आपको मैं सीमा विवाद पढ़ाऊंगा, फिर उसका प्रबंधन बताऊंगा, प्रबंधन में क्या क्या स्टेप लेते हुए बताऊंगा, ठीक है। अब सीमा विवाद को हम किस किस तरह का विवाद, तो जैसे हमने पाकिस्तान बताया कि सीमा विवाद है। सीमा विवाद में जैसे मैं आपको सर क्रीक का बताया था, एलओसी का बताया था, और आपका सियाचिन का बताया था, सिंधु सिंधु जल समझौता, सिंधु जल विवाद बताया था, ठीक है ना। तो ये हो, तो इसी तरह हमारे जैसे पाकिस्तान के भाई अलग प्रकृति है, तो उसके साथ अलग था, इनके साथ अलग है। इनके साथ कैसा, अब इनके साथ क्या है कि आपका इनके साथ है, एक है सैन्य घुसपैठ। भैया इनकी तो सेना की जो जवान है, चाइना चाइना जिसको हम लोग चाइना लिबरेशन आर्मी बोलते हैं, सीएलए। तो ये जो इनकी जो आर्मी है ये खुद ही घुसपैठ कर देती है, तो एक ये हो गया। दूसरा बता दूंगा कि चाइना द्वारा सीमा क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास में ये सबसे ज्यादा दिक्कत। भैया ये अंदर बॉर्डर के अंदर घुस के गांव के पूरा गांव बसा देते हैं। इतना ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं कि नहीं कि सामने वाला डर जाता है कि भैया इतनी बड़ी तैयारी करके लिए कर रहे हैं। उसके बाद है सैन्य गतिविधियां बहुत ज्यादा अभ्यास करते रहते हैं, तो ये इस तरह की समस्या है। इसकी मतलब पाकिस्तान की जो समस्या है उनके रूप अलग है, इसके रूप अलग है। इसके बाद इसकी तस्करी तस्करी की समस्या में सबसे ज्यादा है हथियारों की। जितने भी आपके नॉर्थ ईस्ट में हथियार जाते हैं ना अवैध, वो सारे ही चाइना से जाते हैं। ये आपके अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर से सारे चाइना से जाते हैं। उसके बाद जो ड्रग्स वगैरह जाते हैं आपके ये सब। उसके बाद जैसे जितनी भी हमारे यहाँ ना स्मगलिंग होती है, जैसे आपको मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट में गेंडा हो गया, राइनोसॉर के जो दांत हो गए उनके हो गए, जो वन हॉर्न हो गया, एक सींग की हो गई, जितने भी जानवरों का स्मगलिंग होना है या जड़ी बूटियों का है, ये सब स्मगलिंग यही चाइना करता है, ठीक है ना। तो ये पूरा हम तस्करी देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अलगाववाद एवं उग्रवाद, तो आपको मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट में ये नॉर्थ ईस्ट तक के जो लोग हैं, अरुणाचल प्रदेश जैसे बॉर्डर छूता है तो अरुणाचल प्रदेश वाले लोगों को इतना ज्यादा सुविधा देता है। वो तो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश पूरा चाइना का है। और यहाँ तक कि उसने तो स्टेपल वीजा तक जारी कर दिया कि भैया अगर अरुणाचल प्रदेश वाले लोगों को चाइना जाना है तो उनको वीजा लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ये इस तरह का मतलब प्रोत्साहन प्रोत्साहन करता है वहाँ लोगों, मतलब कि अलगाववाद, अलगाव मतलब अलग जैसे। उसके बाद लद्दाख वाले एरिया में भी आपके जो आपका हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम वाले, तो मतलब अलगाववाद ये तो खूब बढ़ावा देता है अलगाववाद। आज ज्यादातर ना ये अलगाववाद और उग्रवाद फैलाने के लिए ना पाकिस्तान का सहारा लेता है कि ताकि भारत को थोड़ा सा शांत किया जाए। उसके बाद है प्रतिकूल प्राकृतिक स्थिति में सीमा निगरानी दुष्कर हो जाता है। मतलब कि जब आपको मालूम है कि भाई जब ठंड के समय में ये लद्दाख वाला एरिया और आपका अरुणाचल प्रदेश यहाँ हिमालय क्षेत्र बर्फबारी होने लगती है, तो यहाँ पे सेना का रहना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, आप समझ सकते हैं। फिर आधारभूत संरचना की कमी, तो ये जो हमारे साइड है ये इसको लेकर के, तो इस पॉइंट के अनुसार हम इसका स्टडी करें। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि भारत पाकिस्तान सीमा सुरक्षा प्रबंधन क्या क्या है। तो देखिए, अगर आकार एवं प्रकृति की बात करें तो लगभग 3488 किलोमीटर की बॉर्डर एरिया, बॉर्डर लाइन है भारत और चाइना के बीच में, ठीक है। और अभी मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको बताता हूँ, ठीक है। और इसकी जो सीमा है ना ये दुरू है, दुरू का मतलब होता है कठिन। और उसके अलावा इसको बोलते हैं आच्छादिल। आच्छादिल का मतलब मैं आपको पाकिस्तान पढ़ाते समय एक बताया हूँ, पर चलो एक बार और बताया। आच्छादिल का मतलब होता है कि जहाँ पे आसानी से आवाजाही हो सके, वो अच्छा है आच्छादित। क्योंकि यहाँ पे जब पहाड़ होते हैं, आपको मालूम पूरा हिमालय बसा हुआ होता है, हिमालय है, नदियां हैं, तो यहाँ से आना जाना आसान। अगर यही मैदानी इलाका होता तो मैदानी इलाका में गश्ती बहुत फास्ट होती है, तो वहां पे जो आवागमन है वो नहीं हो पाता। तो आच्छादित और ध्रुव, ध्रुव यानी कठिन सीमा है। अब चलिए अगर हम इसकी थोड़ा मैप के अनुसार से हम समझ लिया, अगर हम इसकी बॉर्डर एरिया की बात करें तो देखिए, ये आपका यहाँ से शुरू हो जाता है, ये आपको मालूम सियाचिन ग्लेशियर, तो ये यहाँ से ऐसा शुरू होकर के ये ऐसा पूरा ये आता जाता है। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक आता है, क्यों? क्योंकि यहाँ से फिर आपका म्यांमार शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जो पाकिस्तान चाइना के साथ जो आपका बॉर्डर है ये तीन हमने इसको भागों में बांटा है। एक कहलाता है वेस्टर्न सेक्टर, मतलब पश्चिम क्षेत्र में ये पूरा लद्दाख वाला एरिया आता है। मतलब यहाँ से शुरू होता है लद्दाख, तो वैसे यहाँ तक है, ये ऐसा आपका लद्दाख है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सियाचिन से आप मान सकते हैं, तो ये पूरा आपका वेस्टर्न सेक्टर कहलाता है, ये यहाँ तक आपका लद्दाख वाले, क्योंकि फिर यहाँ से हिमाचल प्रदेश शुरू होता है, ठीक है। तो ये इसकी अगर लंबाई माने तो लगभग 1570
किलोमीटर है। उसके बाद दूसरा आता है आपका सेंट्रल सेक्टर मतलब मध्य क्षेत्र, ये आपका हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तराखंड वाला एरिया होता है, ये लगभग 545 किलोमीटर का है। उसके बाद आपका आता है ईस्टर्न सेक्टर मतलब पूर्वी क्षेत्र, इसमें आपको ये देखेंगे ये सिक्किम वाला पार्ट दिख रहा है और ये पूरा अरुणाचल प्रदेश का पार्ट दिख रहा है, ठीक है। ये लगभग 1325 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। भूटान को हटा करके भूटान को हटाकर, क्योंकि टोटल मैंने आपको पता है 3488 किलोमीटर की तो दूरी है। ये आपका ना सीधे क्रम पूछेगा कि आप बताइए कि घटते, तो सबसे बड़ा वेस्टर्न सेक्टर है, उसके बाद ईस्टर्न सेक्टर है, उसके बाद फिर आपका सेंट्रल सेक्टर है। अब दूसरी चीज आपको बताऊं कि देखिए आज की मैं वर्तमान की स्थिति बता रहा हूँ, आज की डेट की स्थिति बता रहा हूँ। तो देखिए ये जो आपका ये बॉर्डर एरिया मैप में यहाँ पे आपको लाइन दिखा रहा है, ये कहलाती है मैकमोहन लाइन। और मैकमोहन लाइन को भारत कहता है कि ये लाइन है भारत और पाकिस्तान, सॉरी, भारत और चाइना के बीच की ईस्टर्न सेक्टर की, ठीक है। ये मैकमोहन और पूरे अरुणाचल प्रदेश में आज भारत का यहाँ कब्जा है। लेकिन चाइना का कहना है कि नहीं, जो अरुणाचल प्रदेश है वो पूरा आपका चाइना का पार्ट है। तो अभी मतलब कुल मिला के यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को लेकर के भारत की स्थिति मजबूत है, हालांकि विवाद करना उसका पुराना दायित्व है, ठीक है। अब बचिए हम वेस्टर्न सेक्टर की बात करें। देखिए वेस्टर्न सेक्टर में रियलिटी तो भैया हमें यहाँ तक चाहिए, ठीक है। और मोदी जी ने घोषणा भी कर दी है कि हम पीओके से सीओके, सीओके मतलब ये वाला जो एरिया, ये वैसे क्षेत्र के नाम पे हम इसको, हाँ देखिए ये वाली एरिया कहलाती है, जो लाइन है यहाँ से ये कहलाती है एलएसी। एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और मतलब वास्तविक नियंत्रण। और ये पाकिस्तान वाली ये एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है ना। और ये वाला जो एरिया है लाल लाल से पूरा वो है, ये आपका अक्साई चीन कहलाता है, जो कि 1962 में चाइना ने यहाँ पे पूरा कब्जा कर लिया था, ठीक है ना। तो हम, हालांकि हमको ये पूरा चाहिए, ये पूरा अक्साई चीन हमको चाहिए, पर अब थोड़ा देर लगेगी, मिल जरूर जाएगा। उसके बाद है ये सेंट्रल सेक्टर, तो सेंट्रल सेक्टर में छोटे छोटे वो विवाद उठाता रहता है, वो चाइना की आदत है, आपको मालूम है। तो चलिए, तो ये आपको मेरे ख्याल से आपको ये चाइना का मैप समझ में आ गया होगा कि किस तरह हमारी बॉर्डर लिखा है। तो देखिए हाँ, दूसरी चीज ये कि यहाँ देखिए यहाँ वाले में, जैसे अगर इस पॉइंट में मैं विवाद की बात करूँ तो जैसे गलवान घाटी विवाद है, पैंगोंग से लेक का विवाद है, उसके बाद है यहाँ पे थोड़ा सैन्य घुसपैठ का विवाद है। तो यहाँ के विवाद की प्रकृति अलग है, यहाँ के विवाद की प्रकृति अलग है। यहाँ के विवाद की मुख्यतः प्रकृति तस्करी की है, अलगाववाद की है, उग्रवाद की है। यहाँ पे विवाद की जो मुद्दा है वो है आपका जैसे गलवान घाटी का विवाद है, सीमा विवाद है, यहाँ पे आपका सीमा विवाद है मुख्यतः, आप समझ गए ना, क्योंकि यहाँ हमारी स्थिति कमजोर। तो ये आपका था। चलिए आगे देखते हैं। तो पहला मैंने आपको ये आपका जो आकार एवं प्रकृति है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ विवाद के कुछ आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे ये मैकमोहन लिखा, ये रेड कलर की मैकमोहन लाइन है, ये आपको मैं बता दिया। हाँ अब देखिए ये पूरा ये जो दिख रहा है ना काला काला, ये है आपका गलवान घाटी, और यहाँ पे आपको पड़ता है पैंगोंग त्से लेक, ठीक है ना। और ये लिखा है अक्साई चीन कंट्रोल्ड बाय चाइना एंड क्लेम्ड बाय इंडिया। फिर ये आपका एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी हो गया, ठीक है। और ये आपको ये दिखा, तो और ये मैकमोहन है, ये तवांग तवांग वाले एरिया को भी वो अपना दावा करता है। तो ये आपके थोड़ा मुद्दे थे कौन कौन से थे। चलिए अब बात करते हैं सीमा विवाद। तो सीमा विवाद को लेकर के भैया चाइना के साथ हमारे क्या क्या है हम उसको देख रहे हैं। तो देखिए कहानी शुरू होती है 1914 में। तो 1914 में ब्रिटिश सरकार और तिब्बत सरकार, देखिए आजादी जो आपका तिब्बत है, मैं आपको थोड़ा उससे बता दूं मैप से। देखिए ये वाला जो, जैसे ये पूरा चाइना है, ठीक है, ये जैसे ये मैप आपको, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये इतना ये वाला एरिया जिसको लोअर में, ये तिब्बत है। और तिब्बत ना आपको बताऊं कि तिब्बत ना ऐसा कोई देश नहीं था, मतलब 1900 आपका 1955 में के आसपास चाइना ने तिब्बत में, क्योंकि तिब्बत क्या था, तिब्बत एक बौद्ध मतलब बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है, पूरा बौद्ध धर्म का। तो मतलब यहाँ पे ऐसा कोई सुरक्षा की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि भारत से कोई जा नहीं सकता था, हिमालय थे, और चाइना से उधर नहीं आते थे, क्योंकि वहाँ कुनलुन कुनलुन पहाड़ी पड़ती है। तो ये एक तरह से ना, ये पठार भी था तो ऊंचा भी था, ये एक तरह से ऐसे समझिए कि पूरा ऊंचा भी था, और ये इधर से भी पहाड़ से सुरक्षित था, इधर से भी पहाड़ से सुरक्षित, इच्छा तो मतलब कुल मिला के, और इधर फिर आपका ये भी पहाड़ से, तो ये पूरा ना पहाड़ से सुरक्षित था, ठीक है। तो यहाँ कभी ऐसा ना सेना होना की जरूरत पड़ी नहीं, और चाइना और अंग्रेजों ने तक ये हिमालय पार करके उनकी भी क्षमता नहीं हुई कि वो तिब्बत वाले चाइना वाले इलाके में कब्जा कर सके। तो चाइना ने आपका अंग्रेजों ने भी यहाँ तक जाने की हिम्मत नहीं की, ठीक है। तो ये शुरू में 1955 तक बढ़िया स्वतंत्र रूप से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1955 में क्या हुआ कि चाइना ने ये पूरे तिब्बत वाले इलाके में अपनी आर्मी भेज करके पूरे तिब्बत को कब्जा कर लिया। और अब इसको चाइना कहता इतना शातिर है ये, कि इसको पता था कि हम तिब्बत में कब्जा करेंगे तो भारत आपत्ति उठाएगा। क्यों उठाएगा? क्योंकि
भारत में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, और वो पूरा तिब्बत था, तो धार्मिक रूप से एक तरह से बोले तो तिब्बत धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से तिब्बत का जो एकीकृत है या एक जैसे है, वो भारत के साथ था। तो उसको पता था कि हम अगर 1955 में मतलब कि कब्जा करेंगे तो भारत उसने चालाकी से 1954 में पंचशील समझौता कर लिया नेहरू जी के साथ, और उसमें लिख दिया था कि दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मुद्दे पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और उस पंचशील समझौते के तहत भारत ने कुछ नहीं बोला, ये गलती थी भारत की, बोलना चाहिए था। आप समझ रहे हैं ना। आंतरिक मुद्दा तो तब होता है जब तुम्हारे देश के अंदर होता है ना, ये तो तुम दूसरे इलाके में कब्जा कर रहे हो, तो आंतरिक मुद्दा कहाँ था। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा गलती हो गई थी मतलब नेहरू जी से। तो ये वाले एरिया में तो वो थोड़ा सा यहाँ पे खेल गया और हमारी थोड़ी स्थिति कमजोर हो गई। तो ये वाली स्थिति, ये हो गया। फिर उसके उसके बाद देखिए ना, उसके बाद उसने 1955 में किया, 5 साल तक समझौता था, 59 में उसको खत्म कर दिया, समझौता खत्म, 5 साल के लिए था, और वो लाया ही था तिब्बत में कब्जा। उसके बाद देखिए ना, जैसे ही फिर जब समझौता खत्म हो गया, भारत बोलना शुरू कर दिया। 1-2 साल मतलब थोड़ा सा जब बात उठाया तो 62 में उसने युद्ध कर दिया। देख रहे हैं कितनी प्री प्लानिंग है इनकी। चलिए ठीक है, तो चलिए विवाद के बात कर लेते हैं। तो 1914 में ब्रिटिश सरकार व तिब्बत सरकार के बीच में शिमला समझौता के आधार पर निर्मित सीमा, जिसे चीन स्वीकार नहीं करता लेकिन भारत मानता है। उसके बाद है 1962 के युद्ध में चीन उसे रेखा को पार कर अभी तक भारत के अंदर कब्जा जमाए हुए है। वर्तमान में एलएसी लाइन एक्चुअल कंट्रोल लिखा है। तो ये यही बोल रहा है कि जो हमारी रियल वाली स्थिति है भाई, वो यहाँ तक होनी चाहिए, ये वाली होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली हमारी रियल स्थिति होनी चाहिए। लेकिन उसने भैया 62 में वो जब युद्ध कर रहा था एक तरफा, तो ये अंदर तक घुस आया, और यहाँ भी अंदर तक घुस आया था। आप समझ रहे हैं, ये भी अंदर तक घुस आया था। लेकिन इसने फिर ना युद्ध करने के बाद ये वापस लौट गया। पर समझ नहीं आया कि यहाँ से क्यों नहीं लौटा, इधर से नहीं लौटा, यहाँ पे कब्जा जमाया रह गया। अब जो भी हो, तो ये यहाँ से जरूर नहीं लौटा। तो ये आज भी इसने कब्जा किया हुआ है, ये बस लेना बाकी है। जिस दिन अब मोदी जी का मूड खराब होगा तो उसके लिए। उसके बाद है आगे अक्साई चीन विवाद देख रहे, तो देखिए अक्साई चीन वही एरिया जो कहलाता है, ये वाला पूरा एरिया ये अक्साई चीन का। तो अक्साई चीन विवाद की बात कर लेते हैं। तो देखिए तिब्बत पर्वत के उत्तर पश्चिम, तो ये आपको मालूम है उत्तर और पश्चिम में स्थित कुन्नूर पर्वत के नीचे का क्षेत्र, जिसे 1962 में चीन द्वारा कब्जा कर लिया गया और इसे अपना बताता है। अरुणाचल प्रदेश विवाद, अक्साई चीन अरुणाचल प्रदेश वाला है, देखो चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा कहता है पूरा अरुणाचल प्रदेश वाला, वो तो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका फिफ्थ फिंगर है। ठीक है, चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका फिफ्थ फिंगर। पहला को ये लद्दाख बोलता है, और दूसरे को ये वाला, दूसरे को पहले को इधर वाला बोलता है, दूसरे को ये बोलता है, तीसरे को ये बोलता है, चौथे को भूटान बोलता है, और इसको कहता है कि ये अरुणाचल प्रदेश उसका फिफ्थ फिंगर है हैंड का। अब आप थ्योरी देख रहे हैं, ठीक है। जैसे वो साउथ चाइना सागर है ना, साउथ चाइना से उसको 9 डैश लाइन बना लिया है अपना, और यहाँ इसको फिफ्थ फिंगर। चलिए आगे देखते हैं। तो चाइना पूरे अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा मानता है। अरुणाचल प्रदेश के नागरिक को 2008 में स्टेपल वीजा जारी कर दिया। स्टेपल वीजा का मतलब होता है कि आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं, टिकट में ही एक वो कागज लगा के उसको स्टेपल कर देते हैं और कह देते हैं कोई दिक्कत नहीं, आपको अलग से वीजा नहीं, आप चाइना के नागरिक हो। तो इस तरह करके करता है। उसके बाद है उत्तराखंड में बाराहोती और लपथल विवाद है। तो उत्तराखंड में ये आपका बाराहोती और आपका बाराहोती और लपथल वाला विवाद है। तो ये थोड़ा सा विवाद आपका सेंट्रल सेक्टर पे है। चीन द्वारा इन क्षेत्रों में अपना दावा किया जाता है, वो दावा कुछ भी करता है। फिर है पैगोंग त्सो लेक, मैं आपको बताया गलवान के जस्ट नीचे। तो इस पर चीन द्वारा दावा, और वर्तमान में पैगोंग, अब देखिए जो पैगोंग त्सो लेक है ना, ये पैगोंग त्सो लेक की आपकी ये यहाँ पे है, ये पैगोंग त्सो लेक। तो इसकी जैसे मान लीजिए कि इसकी टोटल, जैसे ये मान लीजिए लेक हुई, ठीक है ना, तो इसकी टोटल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 135 किलोमीटर, 135 किलोमीटर। जिसमें से अब देखिए मैंने थालवेक समझौता पढ़ाया था, जिसमें आपको सरक्रिक वाला स्थिति, हालांकि ये पूरी पैंगोंग से हमारी है। क्यों? क्योंकि रियल वाला बॉर्डर तो भैया ये यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए ना, तो वो फिर तो थालवेक तक समझौता लगेगा, तो पूरी पैंगोंग। लेकिन अभी स्थिति क्या है कि अभी 135 किलोमीटर का ये लगभग, मैं आपको बीच से लाइन खींच देता हूँ एलएसी वाली, तो ये आपका 90 किलोमीटर पे चाइना कब्जा किया और 45 किलोमीटर पे ये भारत का कब्जा है। ठीक है, तो ये ही लिखा हुआ कि इस पर दाव पैगोंग से के 90 किलोमीटर पे चाइना के पास है, 45 किलोमीटर भारत के पास है, कुल 135। फिर उपरोक्त के अलावा संपूर्ण सीमा को चाइना विवादित मानते हुए कई जगह पे सैन्य हस्तक्षेप वो मान लिया कि आगे जाए। फिर अब देखिए सैन्य घुसपैठ। तो पहले मैं आपको सीमा वाला बता दिया, मैं सैन्य घुसपैठ, ये हम इसी इसी पूरे रोड मैप के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। ये रोड मैप जो होता है, सीमा विवाद मैंने बता दिया, अब मैं आपको सैन्य घुसपैठ बता, ठीक है। तो चलिए अगर हम सैन्य घुसपैठ की बात करें, तो
सबसे पहला और सबसे बड़ा तो जैसे क्योंकि आज तक चाइना के साथ हमारा एक ही वॉर हुआ है 1962 का, चाइना भारत चाइना युद्ध। तो जो सबसे बड़ा था वो 1962 का युद्ध हुआ था चाइना के साथ, ठीक है। घुसपैठ कर लिए थे इनकी सेना भी। ये कोई मतलब कि प्रमाणित युद्ध नहीं है, मतलब ये एक तरफा युद्ध है, मतलब इसने बताया नहीं था, ये चुपके से, जैसे हम पाकिस्तान के साथ युद्ध करते हैं बराबर, संसद में बिल पारित होता है युद्ध के लिए, बजट अलॉट होता है, पूरी तैयारी की जाती है। इवन पाकिस्तान को भी बता दिया जाता है कि भैया आप भी तैयारी कर लो, हम इतने दिन इतने तारीख को आपने देखा ही होगा कि वो आपका मानिक शॉ बोल ही देते हैं कि इतने तारीख को युद्ध होगा, चाहे हम शुरू करें चाहे पाकिस्तान, है ना। तो उनका डायलॉग है, तो वो पूरी व्यवस्था कर, लेकिन जो चाइना है ना ये बताता नहीं है। जैसे अभी कोरोना में हुआ था, हमारे 40 जवानों को मार दिया, ऐसे घुस आता, तो ऐसे ही ये करता है। उसके बाद है 2013 में लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी, ठीक है ना, लद्दाख में एक जगह है दौलत एक ओल्डी में, 2013 की बात बता रहा हूँ, जैसे आगे मैं भी डोकलाम वाला भी बताऊंगा। तो 2013 में लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी में चीनी सैनिकों द्वारा बंकर बना लिया गया। तो ये तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं, मतलब घुस के बंकर बना लिया, हालांकि थोड़ा हमारी भी कमी रहती कि हम लोग की गश्ती उतनी परफेक्ट नहीं रहती। उसके बाद है सितंबर 2014 में चुमार सेक्टर में चीनी सैनिक 1.5 किलोमीटर तक अंदर घुसा है, और दोनों देश के बीच बातचीत कर उन्हें फिर 30 सितंबर को वापस भेजा गया। यही है, घुस आएंगे, फिर मारे पीटे जाएंगे, फिर जब मार पीटते हैं बुद्धि खुलती है फिर जाते हैं। उसके बाद है डोकलाम विवाद, तो आपको पता ही होगा 2017 में था, ठीक है। ये आपका डोकलाम ये यहाँ पड़ता है, ये यहाँ पे डोकलाम है, ये वाले एरिया को डोकलाम है। ये क्या है, ट्रांजैक्शन हो जाता है भारत भूटान और चाइना का। तो ये एक्चुअली क्या है ना, कहने को तो डोकलाम भूटान में है, लेकिन जो इसकी पूरी यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो इंडियन आर्मी के पास है, ठीक है। मतलब इंडियन आर्मी और भूटान सेना दोनों मिलकर करती है। तो ये हो गया। उसके बाद अगला अगला देखें दोस्तों, तो अगला है 10 मई 2020 को क्या हुआ, सिक्किम के मुगुथंग और नाथुला पर चीनी सैनिकों और क्षेत्रीय भारतीय सैनिकों के बीच में झड़प हो गई। तो वो होती रहती। फिर मई 2020 में पैगोंग से, आपको मालूम है, फिर कोरोना के बाद की बात बता रहा है, पैगोंग से झील पर चीनी सैनिकों का घुसपैठ और भारतीय सैनिकों का प्रतिरोध किया। हाँ, इसकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी, वो कैप्टन लियोंग करके फिर वो मार के भगाया उसको, फिर चीनी सैनिकों की वापसी हुई। फिर 15 जून 2020 को गलवान घाटी में, हाँ गलवान घाटी में आ गए थे डंडा लेके, जिसमें रॉड, वो उन्होंने लोहे की तार लगाई हुई थी, फिर सैनिकों को उस तार से मारे थे, क्योंकि हमारे हम एक मनमोहन सिंह के समय एक हमने डिफेंस पैक्ट किया था चाइना के साथ, कि चाइना और भारत सीमा पर कभी भी हथियारों का उपयोग नहीं किया जाएगा, बंदूक, इवन गश्ती भी होती तो बंदूक लेस होती है, बंदूक नहीं रखते वो, जब भी जाते हैं तो वो उनके पास हमेशा देखिएगा बंदूक नहीं रहती, वो खाली हाथ जाते। तो ये डिफेंस पैक्ट के तहत है कि कभी गोलीबारी नहीं होगी, पर अब वो बिना गोलीबारी के ही हत्या हुआ कर देते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका गलवान घाटी विवाद में 2020 शहीद हो गए। उसके बाद है 30 अगस्त 2021 को उत्तराखंड के बाराहोती में चीनी सैनिकों का 4 से 5 किलोमीटर तक घुसपैठ और भारतीय विरोध फिर वापसी की गई। फिर अक्टूबर 2021 को तवांग सेक्टर, तवांग अरुणाचल प्रदेश में, तवांग सेक्टर में चीनी सैनिकों का घुसपैठ, भारतीय सैनिकों द्वारा विरोध और फंसावाती। देखिए, जो तवांग सेक्टर है ना, तवांग सेक्टर में ना सिख रेजिमेंट को लगा रखा है, उधर अरुणाचल प्रदेश, अब तो सिख उधर ज्यादा घुसपैठ नहीं करते, इधर थोड़ा ज्यादा घुसपैठ करते। तो मैं तो कहता हूँ ना, इधर नागा बटालियन वाला है, या फिर आपका यहाँ भी सिख रेजिमेंट को लगा दो, बिल्कुल नहीं, यहाँ जाट को लगा दो, तो जाट वालों को लगाए पाकिस्तान बॉर्डर पे, तो जाट वाले थोड़ा ना शारीरिक रूप से मजबूत है, उनको थोड़ा दूर से ही, और ये पाकिस्तान की हाइट वैसे भी छोटी है, और जाट वाले मालूम है 7-7 फुट के हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि एक बार में ही फिर इनकी हालत खराब हो जाएगी। तो ये वाली स्थिति है। तो यहाँ पे तवांग सेक्टर में घुसाए थे, फिर इनको सिख रेजिमेंट वाले खूब पीटे थे, तो फिर चले गए वापस। फिर है 9 सितंबर 2022 को क्या हुआ, भारत चीन सीमा पर तवांग के पास चीनी सैनिकों द्वारा घुसपैठ का प्रयास, फलता भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। तो ये आपको मैंने घुसपैठ बता दी। उसके बाद है 2 जनवरी 2024, अभी की बात है, चीनी सैनिकों द्वारा भारत चीन सीमा पर चुसुल चुसुल वाला इलाका जो गलवान की जस्ट पास है, सेक्टर पे पेट्रोलिंग पॉइंट 3536, ये बांट रखे उन्होंने, नंबर बांट रखे पहचान के लिए, के पास भारतीय चरवाहा, हाँ, तो वहां पे 3536, भाई वो भाई लद्दाख के लोग स्थानीय है, वो जाते रहते, उनको स्वतंत्रता भी है, भारत का देश है तो जाने दो। तो वहां चरवाहों को ना चारागाह क्षेत्र जाने से रोक दिया गया, और चारा क्षेत्र जो कि भारत की सीमा के अंदर था, ठीक है। उसके बाद 2013 में मनमोहन सिंह द्वारा आपका चाइना के साथ समझौता, जिसमें दोनों देश सीमा पर गोलीबारी नहीं चलाएंगे, जो मैं आपको बता ही दिया, ठीक है। इसलिए बंदूक नहीं रहती इनके पास, बहुत ज्यादा डंडा लिए रहते हो गया। तो ये था आपका सीमा
घुसपैठ, सैन्य घुसपैठ। अब देखिए आगे देखते हैं अब अवसंरचनात्मक की मतलब कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर और कौन कौन सी वो गतिविधियां करता था। खूब इसने एयरपोर्ट, एयरपट्टी, ट्रेन, आपका रोड खूब बना रखे हैं, बढ़िया। अब पैसा तो है ही चाइना के पास। तो देख लेते क्या क्या चाइना द्वारा एलिट कॉम्बैट फोर्स की भारत सीमा पर तैनाती। एलिट जैसे हमारे यहाँ आपका एनएसए है ना, जो एलिट एलिट कमांडो फोर्स होती है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, तो उसी तरह की ये फोर्स यहाँ पे लगा रखो। उसके बाद है काराकोरम रेंज में चीन द्वारा हाईवे का निर्माण। तो बहुत ज्यादा बड़ा। हालांकि अभी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने तो अभी इन्होंने भी फिर अपना बजट बढ़ाया और खूब बीआरओ, जो आपका बीआरओ है मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रक्षा मंत्रालय के तहत आती है। इसका काम ही है मतलब सीमावर्ती क्षेत्रों में बीआरओ का काम है सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना तो मजबूत करना। तो इन्होंने बीआरओ का बजट बढ़ा दिया है। अब जब से बजट बढ़ा है तो पूरा बीआरओ मिलके पूरा आपके सीमावर्ती क्षेत्रों में खूब हाईवे वाईवे का निर्माण कर रही है, हवाई पट्टियां तक बन गई है। और नितिन गडकरी तो एकदम बोला ही है कि मैं पूरा आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख वाली एरिया को हवाई पट्टी से जोड़ दूंगा। तो फिर उसके बाद है और ये सी पैक है, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का निर्माण, क्योंकि वो कर रहा है। एक आपका हाईवे बना रहा है, दूसरा सी पैक इसको बोलते हैं, तो सी पैक भी बना रहा है। उसके बाद है 16 नए सैन्य हवाई पट्टे का निर्माण करा चुका है, 15 जो पुराने थे उनका नवीनीकरण किया है, और चीनी सैनिकों की स्थिति मजबूत कर रहा है। तो ये इसका अवसंरचनात्मक। उसके अलावा अक्साई चीन से होते हुए तिब्बत के पत्थर के किनारे पश्चिमी किनारे से होकर गुजरने वाले हाईवे NH 219 का निर्माण कर रहा है। तो मतलब कुल मिला के ये आपकी स्थिति बता रहा है कि ये तिब्बत, आपको मालूम है कि यहाँ से आपका जो जितना भी आपका भारत और चाइना के बीच व्यापार होता है, ये सिपकीला और नाथुला से होता है, दर्रे से होता है, ठीक है ना। तो ये अभी क्या है ना, दर्रे वाले एरिया में आपको थोड़ा आपका सुरक्षा बढ़ाना चाहिए। तो यही बोल रहा है कि अक्साई चीन से होते हुए जो तिब्बत का पठार है, तो तिब्बत के पठार में जो पश्चिमी किनारे से होते मतलब पश्चिमी किनारे से होते हुए तिब्बत का पठार है, और तिब्बत का जैसे ये मान लीजिए पठार हो गया, तो इसका जो पश्चिमी किनारे से ऐसे होते हुए तो यहाँ पे वो अपना हाईवे वे NH 229 का नाम। उसके बाद है जुलाई 2022 में चीन द्वारा NH 219 के अतिरिक्त एक नई हाईवे का, मतलब एक ही हाईवे था, एक और बना दिया, कौन, 695 NH 695 उसका अपना का निर्माण की योजना, जो अक्साई चीन से होते हुए तिब्बत के सिंजियान प्रांत को जोड़ता है। तो जी एक्चुअली क्या है ना, अक्साई चीन से जब आप आगे जाएंगे, ये मैं आपको बता, ये है ना, तो ये इसका सिंसियान प्रांत है, ये जिंजियान सिंसियान, जो भी वो अपनी भाषा में मंडारिन में बोलते हैं। तो ये अक्साई चीन से जस्ट इनका ये लगा वाला राज्य है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके अलावा ल्यासा, लासा आपको मालूम, लासा आपका यहाँ पे पड़ जाता है तिब्बत वाले एरिया में, ये तिब्बत की इवन राजधानी रही है। तो लासा से काठमांडू, काठमांडू कहाँ है, नेपाल है। और आपको मालूम है कि नेपाल का जो झुकाव है वो थोड़ा चाइना की ओर है, क्योंकि इसको बराबर पैसा वैसा मिलता रहता है, ठीक है ना। तो ल्हासा से काठमांडू का रेल मार्ग निर्माण कर रहा है। उसके बाद ल्हासा, काठमांडू और बीरगंज, बीरगंज ये आपका मैं बता रहा हूँ, बीरगंज ये बिहार के पास है, जस्ट ये यहाँ पे वीरगंज है, ये बिहार के पास तक। तो ये यहाँ पे तो यहाँ तक पहुंच गया है, मतलब बॉर्डर तक पहुंच गया थे। और यहाँ पे ल्यासा है, ल्यासा से काठमांडू, काठमांडू वीरगंज। तो ये आपका, तो ल्हासा, काठमांडू और वीरगंज बिहार के पास रेल निर्माण कर रहा है जो 2016 में। तो ये इसकी अवसंरचनात्मक व्यवस्था रही है। उसके अलावा इसने चीन द्वारा भारत चीन सीमा पर 628 गांव, अब देखिए गांव क्यों बसाए जाते हैं, गांव इसलिए बसाए जाते हैं कि अगर भैया गांव बसा दे, आपने आज गांव बसाया, अगर वो गांव 10-20 साल तक रह गए ना, तो वो गांव वहां से हटेंगे नहीं और बोल देंगे कि भैया हमारा यहाँ, कह देंगे कि हमारा यहाँ बहुत दिन से कब्जा है, तो ये हमारा होगा। तो एक तरह से ना अपना दावा स्थापित करने के लिए चाइना ये स्ट्रेटेजी हमेशा अपनाता है। पहले क्या करेगा, ये पहले जाकर के अपने लोग बसा देगा। जब लोग बस जाएंगे और इधर वालों को मतलब भारतीय सैनिकों, भारतीय लोगों को पता नहीं चलेगा, सेना को, तो फिर जब कुछ दिन हो गया, फिर जाकर विश्व मंच में बोलेगा कि भैया देख लीजिए हमारे लोग ये रहते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में हमारा दावा है। और दूसरी उसके और स्ट्रेटेजी में बता रहा हूँ, चाइना अक्सर क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि ये चाइना के साथ का बॉर्डर हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए नेपाल और ये मान लीजिए भूटान, ही सिक्किम। तो चाइना क्या करेगा, चाइना हमेशा आप देखेंगे कि एक साथ ना ये दो बॉर्डर पे दो जगह विवाद है, एक बार इधर विवाद शुरू कर देगा मान लीजिए, या कहीं इधर शुरू कर, या फिर इधर शुरू कर देगा कहीं इधर शुरू, या फिर इधर कहीं, दो जगह एक साथ से बोलेगा। और फिर ये स्ट्रेटेजी अपनाएगा कि कोई बात नहीं, फिर कहेगा कोई बात नहीं, आप इधर वाला ले लीजिए, हम इधर वाला ले लेते हैं। ये इसकी स्ट्रेटेजी रहती है। जब दो जगह एक ही साथ दावा करेगा, फिर कह देगा कोई बात नहीं, आपको उधर ले लो, इधर वाला हम ले लेते। तो ये इसकी स्ट्रेटेजी। उसके बाद है 2.5 लाख तिब्बतियों को
बचाने की योजना, बसाने की योजना बनाई, ठीक है। उसके बाद है 16 दिसंबर 2022 को चीन द्वारा भारत से सटे म्यांमार सीमा के पास BRI यानी रोड सॉरी बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत म्यांमार के साथ एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट शुरू की करने की सहमति। आपको मालूम है कि जो BRO है या BRI है, ओबोर जिसको भी बोलते हैं, ये इसके तहत शुरू, हालांकि बाद में इसने ऑफर किया, भारत ने ज्वाइन नहीं किया। आप सारे भारत के पड़ोसी देश, मतलब एक तरह से ना, मैं आपको मैप में थोड़ा बता देता हूँ। जो आपका इसका रोड, जैसे जो बिहार आपका जो ओबोर है, ओबोर या रोड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसका पार्ट ही है इसका सीपैक। बाकी इसने ना, ये इसने आपका पाकिस्तान को भी इनवाइट किया था, नेपाल को भी, भूटान को भी, म्यांमार को भी, बांग्लादेश को भी, और यहाँ मेरी इसका मेरीटाइम भी प्रोजेक्ट चलता है BRI का, ठीक है ना। लैंड का भी है, मेरीटाइम, मेरीटाइम में श्रीलंका। तो मतलब कुल मिला के ऐसे ना, ये पूरे भारत को ऐसे करके, ये पूरे भारत को घेर ले रहा था। क्यों? क्योंकि प्रेशर बनाने के लिए, ठीक है ना। तो इसने ना सबको घेरा, मतलब BRI ऑफर दिया, भारत को दिया ही नहीं ऑफर, क्योंकि किसकी स्ट्रेटेजी यही थी। हालांकि फिर बाद में दिया, हमने ज्वाइन नहीं किया, वो बात अलग है। तो ये हो गया, भारत तो उसका विरोध करता है कि भाई वो हमारे वाले कब्जे में। फिर है तस्करी की समस्या। तस्करी की समस्या मैंने आपको बताया कि हथियारों की तस्करी होती है मुख्यतः ये बर्मा, बर्मा मतलब म्यांमार, ठीक है ना। ये म्यांमार के सहारे, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से भी कुछ कर लेता है, हालांकि ये वाला जो टेरेन है वो टफ हो जाता है, पूरा हिमालय पड़ जाता है, तो मुश्किल हो जाता है इधर से। लेकिन ये जो ऐसे आपका इसका म्यांमार वाला पार्ट है, ये मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश हो गया, और ये जो यहाँ से म्यांमार शुरू हो जाता है। हालांकि यहाँ पे भी आपका जो हिमालय का पार्ट है वो पड़ जाता है, लेकिन ये उतना ज्यादा नहीं, इसमें दर्रे यहाँ पे काफी हैं, अराकाम न्योमा पहाड़ी है, तो वो नहीं, तो ये म्यांमार के थ्रू तस्करी करवाता है। तो ये आपका म्यांमार या बर्मा, नागालैंड, आपको मालूम है यहाँ नागालैंड है, यहाँ मणिपुर है, ठीक है। तो ये, और फिर यहाँ की मिजोरम है, फिर उसके मणिपुर के सहारे, फिर और यहाँ पे इसकी आपकी बांग्लादेश के साथ भी इसकी सीमा, म्यांमार की सीमा बांग्लादेश के साथ भी लगती है। तो ये बांग्लादेश के भी थ्रू ये असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल तक पहुंच जाता है। तो ये तस्करी की समस्या रहती है। अलगाववाद, अगर उग्रवाद को देखें तो ये कैसे परेशान, देखिए अलगाववाद उग्रवाद की मैंने आपको बताया मुख्यतः समस्या कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर ही लोग रहते हैं, और यहाँ पे लद्दाख में, यहाँ पे सीमा पर नहीं, यहाँ तो लद्दाख में तो यहाँ तो आपका डेजर्ट है, पूरा कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ पे लोग नहीं रहते, यहाँ सिर्फ सेना रहती, तो क्या अलगाववाद करेगा। तो ये नॉर्थ ईस्ट की समस्या है। तो ये वामपंथी उग्रवाद मतलब नेक्सलिज्म को बढ़ावा देता है, प्रशिक्षण देता है, वैचारिक समर्थन देता है। और यहाँ पे ना कई सारे इसने आतंकी संगठन बना रखे हैं, जो KLF करके, या और उल्फा या अल्फा बोलते हैं इसका, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ये हथियार पहुंचाता है। ये तो मतलब नागालैंड, आपको मणिपुर हिंसा पता होगी, नागालैंड, नागालैंड वाले तो मतलब इतना ज्यादा अलगाववाद के प्रेरित है इनकी। तो यहाँ तो आपको मालूम है कि सिक्स अनुसूची बना करके इनको स्वायत्तता तक दी गई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्थिति आपको बहुत थोड़ा गंभीर मिलेगी। मतलब अगर नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और आपका त्रिपुरा, और आपका थोड़ा सिक्किम, तो ये पूरे आपके 7-8 राज्यों में से अगर सबसे शांत किसी की स्थिति है तो, और मेघालय भी है, तो उसमें सबसे शांत स्थिति और कंट्रोल्ड भी है तो असम की है, क्योंकि असम बीच में पड़े। उसके अलावा जितने भी, ये चाहे ये चाइना से लगा बॉर्डर हो और चाहे म्यांमार से लगा बॉर्डर हो, वो सारा आपका अशांत एरिया रहता है। उसके बाद है पूर्वी भारत में नक्सलवाद। तो आपको मैंने रेड कॉरिडोर बताया था, जो कि आंध्र प्रदेश, केरल से शुरू, केरल से तमिलनाडु, यहाँ से मैं आपको बताया था केरल, केरल से फिर तमिलनाडु से होते हुए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, फिर ये छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल चला जाता है, और फिर ये इसी का विस्तार मेघालय से होते हुए ये नागालैंड तक चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी ओर। तो अब फिर फरवरी 2017 को मसूद अजहर, आपको पता होगा, अमेरिकी प्रस्ताव, हाँ जिसे नहीं, जब मसूद अजहर ने वो अटैक करवाया था आपको, गलवान वाली जगह, उरी हमला अटैक था इसका, ठीक है ना। और जितने भी इसके तो खूब आतंकी भेजता है, तो इसके ना हम लोग क्या कर रहे थे कि मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित, जब ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर देंगे तो फिर उसका आना जाना, आवाजाही सब खत्म हो जाए। तो इसको बनाने, तो जब हमने इसका अमेरिका यूएनओ में इसका प्रस्ताव रखा, तो चीन ने इसको रोक दिया था, और एक बार नहीं 2 बार इसको रोका था, हालांकि फिर बाद में नहीं रोका, तो फिर उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। तो ये था अलवावद। उसके बाद गलवान, मैं आपको बताऊं गलवान, जैसे ये आपका अक्साई चीन वाला हो रही है, तो यहाँ पे आपका गलवान, तो इस क्षेत्र ये LAC के अंतर्गत आता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर इंडिया का हिस्सा है। लेकिन चीन 2020 में गलवान घाटी के समांतर सड़क निर्माण कर रहा है और गलवान घाटी तक पहुंच जाता है जिसमें दोनों सेना के बीच झड़प में 20, और जब हुई थी गलवान घाटी में, तो 20 भारतीय लोग जब लोहे की रॉड लेके आए थे, और 45 चीनी शहीद हुए थे। तो भारतीय, चाइना वाले आए थे तो रॉड लेके आए थे, उसमें तार लगी हुई थी, फिर
हमारे 20 जवान गए फिर, लेकिन चाइना वालों के रॉड लेकर के उन्हीं को मारे थे, तो उनके 20 जवान शहीद हुए। अब अगर गलवान घाटी की सीमा सुरक्षा चुनौती की बात करें, तो यह घाटी पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में अक्साई चीन है ना, ये मैं आपको बताया ये ऐसे है। और ये वाली तो ये यहाँ पे ऐसे, ये एलएसी हो गया यहाँ पे है, तो ये इधर पूर्व में लद्दाख हो जाता है और पश्चिम में आपका आ, ये सॉरी पूर्व में अक्साई चीन हो जाता है और ये पश्चिम में आपका लद्दाख हो जाता है, हालांकि पूरा हिस्सा तो लद्दाख का ही है। तो यह घाटी पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में अक्साई चीन के बीच स्थित है, जिसके कारण यह रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस क्षेत्र का भारत के नियंत्रण पर रहने से पश्चिमी तिब्बत या चीन में, हाँ, और कुनलुन पहाड़ी काराकोरम रेंज में चीनी गतिविधियां निगरानी संभव, क्योंकि ये क्या है ना, ये यहाँ पे आपको मालूम पहाड़ी एरिया, तो यहाँ पे जब बैठ जाएंगे ना, तो आप पूरी चीन की गतिविधि निगरानी करते हो। और ये सियाचिन तो मैंने आपको बताया था कि सबसे वो हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है, तो ये आपका था। चलिए नेक्स्ट अब देख लेते हैं दोस्तों, अगला है, अब देख लेते हैं। देखिए अभी तक मैंने आपको जितने भी विवाद वाले मुद्दे थे वो मैं आपको विवाद, अब मैंने आपको दूसरा बताया कि हम प्रबंधन करते हैं, प्रबंधन में उस विवाद को सुलझाने का या कम करने का तरीका आप जानते हैं। तो सबसे पहले भौतिक प्रबंधन देखेंगे कि भैया भौतिक, जैसे मैंने पाकिस्तान के साथ बताया कि कैसे बाढ़ लगाए हैं, आधुनिक हथियार लगाए, राडार लगाए हैं, सेंसर लगाए हैं, जो भी है, मिसाइल उसाइल तैनात किए। तो यहाँ देखेंगे क्या क्या किए हैं। उसके बाद आधारभूत संरचना का विकास। देखिए आधारभूत संरचना यहाँ इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको आधारभूत अगर संरचना नहीं तो सेना मोबिलाइज नहीं हो जाएगी। आपको टैंक पहुंचाना है किसी भी तरह, तभी तो आपको फिर चिनूक लेना पड़ता है कि चिनूक से टैंक हवा से पहुंचाओ, और उसमें खर्चा बहुत आता है और रिस्क भी बहुत ज्यादा रहता है। तो अब संरचना वाली व्यवस्था, फिर कूटनीतिक व्यवस्था, अपनी कौन कौन से बातचीत और अन्य कूटनीतिक, ये इस अनुसार हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अगर भौतिक प्रबंधन की बात करें, क्या क्या भौतिक प्रबंधन है, तो सबसे पहले देखिए सीमा पर सुरक्षा बलों और आधुनिक हथियारों की तैनाती और सैन्य अभ्यास किए जाते हैं। उसके बाद 1963 में हमने आईटीबीपी और असम राइफल की तैनाती की। तो देखिए हाँ ये भी आपको इम्पोर्टेंट है कि देखिए जो बीएसएफ है ना, बीएसएफ दो देश के साथ लगी हुई है, एक पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। ठीक है, ये याद रखिए, पूछ सकता है आप एग्जाम में। बीएसएफ की जो सुरक्षा गारंटी है वो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ। जो हम चाइना के साथ है, चाइना के साथ आईटीबीपी लगती है। ठीक है, ये दोनों तरफ है, ये आपके इधर वेस्ट में भी है और उधर ईस्ट में भी है। ठीक है, नेपाल के साथ और भूटान के साथ एसएसबी पता ही है, और आपका म्यांमार के साथ जो है वो असम राइफल्स है। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 1963 में, अब देखिए हुआ एक्चुअली क्या कि 1963 में क्यों हमने आईटीबीपी का गठन किया, क्योंकि 1962 में चाइना के साथ युद्ध हुआ था, तो हमको कमी महसूस लगी कि भैया हमारी सेना अभी वहां पे पर्याप्त नहीं है, आपको एक नया विंग तैयार करना पड़ेगा जो इनके क्योंकि देखो क्या होता है ना दोस्तों की, जैसे क्या पाकिस्तान है तो वहां पाकिस्तान की ज्योग्राफी अलग है, बांग्लादेश के साथ समतल मैदान है तो वहां अलग है, और की जगह, तो भैया आपको ना उस इलाके के लिए स्पेशल फोर्स गठन करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो जो स्पेशल होती है ना, वो उस इलाके के लिए ट्रेंड होती है, वहाँ की जो ज्योग्राफिकल टेरेन है उससे वाकिफ होती है। मतलब हर नहीं कहते कि आपको, जैसे बाबर आया क्यों आया, क्योंकि वो बाबर को बैटल ग्राउंड का उसने पहले ही पता कर लिया था कि बैटल ग्राउंड कैसे जीतना होता है। ठीक है ना, तो जब तक आप, इसीलिए आप देखेंगे कि कभी भी ये बहुत कम होता है कि बीएसएफ वाले को आईटीबीपी में कन्वर्ट कर या डिमोट आपका प्रमोट कर दे, या आईटीबीपी को असम राइफल, तो ऐसा बहुत ही कम होता है। तो इसलिए हम स्पेशल गठन करते हैं ताकि जो वो सेना होती है वो हमेशा पूरी जिंदगी वहीं रहेगी, एक ही बॉर्डर को सर्विलांस करेगी, तो उसका नॉलेज भी बढ़ता है और वो वहां पे रहने के बिल्कुल अडॉप्ट हो जाते हैं, बहुत अनुकूल हो जाते हैं, और उनके लिए फिर युद्ध लड़ना और जैसे सैन्य कार्रवाई करना बड़ा आसान हो जाता है। तो इसीलिए हमको जरूरत महसूस पड़ी। तो 1963 में हमने आईटीबीपी और असम राइफल्स की तैनाती की। फिर है ब्रह्मास्त्र कोर, माउंटेन स्ट्राइक कोर। अब देखो माउंटेन स्ट्राइक कोर हमने बताया क्योंकि ये माउंटेन है, हिमालय वाले है, तो भाई इनमें आप ऐसे सैनिकों की भर्ती करनी पड़ेगी जो माउंट में चढ़ने के बिल्कुल अभ्यस्त हो और बहुत ज्यादा माउंट युद्ध कर सको का गठन। फिर उसके बाद है भारत चीन सीमा पर तैनाती का निर्णय। उसके बाद है महाराणा प्रताप, रिपुल सुल्तान, औरंगजेब और T-19 जैसे टैंक की स्थापना। टैंक तो मालूम है, ये तो मतलब कि आ, अगर युद्ध में के मैदान में टैंक ना हो तो आप ये समझिए कि आप अपने एक हाथ से लड़ रहे हैं, वो वाली स्थिति हो जाती है। फिर 2016 में यूएसए से हमने होवित्जर तोप खरीदी, जिसका बाद में विवाद भी उठा था, और उसको हमने कहाँ लगा, अरुणाचल प्रदेश में तैनात किया। फिर जनवरी 2024 में डीआरडीओ द्वारा निर्मित किया जोरावर टैंक, जो जोरावर टैंक बहुत, अर्जुन और जोरावर, ये बहुत मजबूत टैंक। उसके बाद जहाँ पे आकाश बराक, पृथ्वी नांग, हेलेना जैसे हमने मिसाइलें तैनात की। सीमा सुरक्षा है तो आधुनिक तकनीक और ड्रोन का उपयोग करते हैं, चीनूक, राफेल और अपाचे। जैसे अपाचे क्या है, ये अपाचे आपका वो फाइटर, मतलब एक एरोप्लेन है, मतलब फाइटर प्लेन तो नहीं, एरोप्लेन है, इसमें बंदूक बंदूक खूब लगी हुई है एक तरह से, तो ये फाइटिंग एरो। उसके बाद राफेल आपको पता है, ये तो फाइटर प्लेन है पूरा,
आपका 4.5 जनरेशन का, और चिनूक 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 ये सामान को इधर उधर ले जाने के लिए ये अगर लगते हैं, ठीक है। उसके बाद 2022 में हमने यूएसए के साथ हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास किया था, ये बॉर्डर पे ही। तो ये थे आपके भौतिक प्रबंध। अब देख लेते हैं अवसंरचनात्मक व्यवस्था, भाई कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है। चीन तो खूब बना दिया, आपको मैं पहले ही बताया। अब देख ले भारत क्या कर रहा है। तो 180 सुरक्षा चौकियों का विकास, 804 किलोमीटर पे 27 सड़कों का निर्माण। फिर है मई 2015 में 3500 किलोमीटर भारतमाला परियोजना सड़क परियोजना। ये आपकी पूरी है पाकिस्तान से उठ के पूरा पूरा जो आपका 15 राज्य जुड़ते हैं सीमा से, ये पूरे के लिए, इसीलिए 3500 5300 लिखा हुआ है। नहीं आप बोले कि इतनी सीमा तो लगती भी नहीं। तो ये हो गया आपका भारतमाला सड़क परियोजना। 2016 में लद्दाख के न्योमा में एयरबेस का निर्माण। 2016 में भारत द्वारा हिमाचल प्रदेश से आंध्र प्रदेश तक सीमा तक रेल निर्माण का प्रस्ताव और रेल निर्माण प्रारंभ। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हमने बनाया, हाईवे बनाया। उसके बाद है 200 किलोमीटर के अरुणाचल प्रदेश फ्रंटियर हाईवे भूटान के पास मार्ग म्यांमार के पास विजयनगर तक। फिर ट्रांस हिमालयन हाईवे 2030 तक तैयार हो जाएगा। फिर अप्रैल 2023 में हमने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया, ये जो विलेज वाले गांव हैं उनको रोजगार देने के लिए। इसके तहत हमने 2967 गांवों के विकास का लक्ष्य किया। हम गांव को डेवलप करेंगे ताकि जैसे हमने पाकिस्तान में हमने सीमा विकास कार्यक्रम शुरू किया, तो उसी तरह हमने यहाँ पे शुरू किया। कूटनीतिक प्रयास देख लेते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चाइना के साथ सबने पहले मैंने 1954 में आपको पंचायती समझौता बता दिया। 1988 में राजीव गांधी गए थे, ठीक है। 1988 में राजीव गांधी चाइना गए थे। निम्न मुद्दों पर उन्होंने कई मुद्दों पर उन्होंने बात की थी। उसके बाद अगला अगला देखें तो अगला आपका 2013 में आपका मनमोहन सिंह ने आपका ये बीडीसीए, जिसको हम लोग सीमा रक्षा सहयोग समझौता करते, जिसके तहत यही समझौता सही सहमति बनी थी कि दोनों देश बॉर्डर पे बंदूक का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये वाली आपकी स्थिति हो गई। बीडीसीए जो समझौता 2013 में हुआ। उसके बाद आगे सी जिनपिंग की, आपको मालूम है कि सी जिनपिंग की भारत यात्रा हुई थी, ये आए थे आपके 2017 के आसपास। तो ये आपकी सी जिनपिंग कूटनीतिक प्रयास में होगी, ठीक है। अब ये क्या है, ये मैंने आपको पॉइंट बताया है कि जैसे चाइना के साथ बातचीत में पंचीसी समझौता, तो मैं अभी आपको पंचीसी समझौता डिटेल बताऊंगा। फिर 2088 में राजीव गांधी जी का, तो उन्होंने कुछ मुद्दों पर सहमति बातचीत हो। तो अभी मैं मतलब मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि आगे मैं इन पॉइंट को आपको डिटेल बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद है जो बीडीसीए का समझौता हुआ मनमोहन सिंह के साथ, उसके कौन कौन से प्रावधान है, और सी जिनपिंग जब आए थे तो तब क्या क्या बातचीत हुई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पंचीसी समझौता। तो देखिए चाइना के साथ जो आपको 1954 में पंचीसी समझौता हुआ, तो उसके पांच, पंचशील से मतलब है 5 सिद्धांत, तो 1 2 3 4 5। तो देखिए एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, कहने को है। एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई नहीं करेंगे। 54 फिर 62 में किया है, तोड़ा है पर हो गया। एक दूसरे के आंतरिक विषयों पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये वही उसी लिए किया ही था ताकि हम कब्जा कर सके तिब्बत में। उसके बाद समानता और परस्पर लाभ की नीति अपनाएंगे, लेकिन आप जान रहे हैं लाभ की नीति अपनाएंगे, लेकिन भारत का कितना व्यापार घाटा चलता है, 50-60 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा है, पर हो गया। फिर है शांति सह अस्तित्व की नीति, मतलब विश्वास करेंगे, दोनों ऐसी नीति बनाएंगे ताकि शांति बनी रहे, ठीक है। तो ये पंचायती समझौता नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको पता होना चाहिए हुआ कब था, ठीक है। उसके बाद 1988 में जब राजीव गांधी गए थे, तो किन मुद्दों पर सहमति बनी? तो देखिए सीमा विवाद समाधान हेतु एक संयुक्त कार्य दल का निर्माण किया था। तो ये कमांडर लेवल की होती है, तो इसमें बातचीत होती रहती है। उसके बाद है कॉन्फिडेंशियल बिल्डिंग मेजर, ये इसके तहत विश्वास बहाली कॉन्फिडेंशियल बिल्डिंग मेजर में कई सारे सीमा में जो पदस्थ होते हैं अधिकारी, वो एक दूसरे से प्रोग्राम करते हैं, तो एक दूसरे को इनवाइट करते हैं, तो ये बिल्डिंग मतलब एक तरह से विश्वास बनाने की। फिर सैन्य बलों में कमी करेंगे, पर इसमें चाइना कुछ नहीं किया, समझौता बस हुआ था, बल्कि वो अपना सैन्य बल बढ़ाया ही है। उसके बाद है कमांडरों की मीटिंग रहते, तो आपको मैंने बताया था कमांडर सीनियर कमांडरों की बैठक होती है हमेशा। सैन्य अभ्यास की पूर्व सूचना, कि सैन्य अभ्यास की जैसे कि आपको मालूम है कि ज्यादातर सैन्य अभ्यास चाइना जो करता है वो बॉर्डर पे करता है भारत पे, ठीक है ना, बताता नहीं है। अब भैया आप ये बताओ, हम यहाँ पे ऐसे बॉर्डर है, तुम यहाँ पे सैन्य अभ्यास करने लगो, यहाँ पे सब चौकी बना के बैठे हैं, सैन्य अभ्यास देखेंगे तो वो डर नहीं जाएंगे कि ये युद्ध की तैयारी कर रहा है? तो भैया सैन्य अभ्यास करने से पहले एक बार इन्फॉर्म कर देना कि भैया हम सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, सैन्य अभ्यास शांति के लिए होता है। तो सैन्य तो भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आप यहाँ सैन्य अभ्यास कर दिए, सोचेंगे बॉर्डर की तैयारी, फोन करके बोल देगा बॉर्डर की तैयारी, इधर भी सैन्य अभ्यास। अब पता चला कि आप सैन्य अभ्यास कर रहे हो, गलती से एक गोला इधर गिर गया, हम समझे कि आपने अटैक कर दिया, हमने अपनी सारी मिसाइलें छोड़ दी, तो बेमतलब हम छोटी चीज बड़ी हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद है 17 सितंबर 2014 को सी जिनपिंग भारत यात्रा और विवाद को आपसी
वार्ता से सुलझाने और सीमा पर तनाव कम करने की सहमति। देखिए इतनी बातचीत हुई थी, लेकिन आपको मैं बताऊं, जब 2014 17 सितंबर को सी जिनपिंग जब आपके ममल्लापुरम गए थे तमिलनाडु के, वहां बैठे थे, मतलब चाइना का राष्ट्रपति भारत में बैठा है, फिर भी चाइना वाले घुसपैठ कर रहे थे उस दिन की, आप खबर पड़िएगा। तो इतनी बेगैरत है। चलिए आगे देखते हैं। फिर है 2013 में मनमोहन सिंह ने ये बीडीसी है, बीडीसी मतलब होता है बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है ना, सीमा रक्षा समझौता होता है, तो उस पर सहमति। अब कौन कौन से प्रावधान है कि सैन्य क्षमता का एक दूसरे पर प्रयोग नहीं करेंगे, तो इसी के तहत ही जो 2013 में उठा कि जब बंदूक का प्रयोग नहीं करना है, तो आप देखेंगे कभी भी जितनी भी ना, जैसे पाकिस्तान के साथ जो होता है ना, तो गोलीबारी होती है, टैंक लगा देते, उधर से गोला आता है, इधर से मिसाइल चला दी। लेकिन चाइना के साथ आप कभी नहीं सुनेंगे कि ये मतलब कि मिसाइल छोड़ी गई, वो मिसाइल छोड़ी गई, ये सब कुछ नहीं करते यहाँ पे ना, मतलब कि नो वेपन नीति अपनाई गई है, तो यहाँ पे सिर्फ आप डंडा बस यूज कर सकते होगा। फिर एलएसी पर तनाव और सैनिकों के बीच झड़प को टालना, मतलब ये बताया कि आपको एलएसी पर तनाव नहीं रखना है, और जो सैनिक झड़प हो जाते हैं लेकर के, तो वो सबसे बचना है। उसके बाद है सूचना का आदान प्रदान करना है, सैन्य अभ्यास की आपको पहले सूचना दे देना है, मैं आपको बता ही दिया। फिर है तस्करी नियंत्रण पर सहयोग, कि जब जो आपकी तस्करी होती है नोटों की, हथियारों की, और कुछ नेपाल के सहारे और बहुत ज्यादा म्यांमार के सहारे होती है, उसको रोकना है। और है फ्लैग मीटिंग जारी रखना। फ्लैग मीटिंग का मतलब होता है कि समय समय पे आपको मिलते रहिएगा, ठीक है, तो ये होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ अन्य कूटनीतिक प्रयास क्या क्या किए गए, तो उसमें पहला आ गया भारत द्वारा अमेरिका की निकटतम वृद्धि। अब आपको मालूम है चाइना और रूस ये दोनों आपस में दोस्त हैं, और रूस की दोस्ती भारत से भी है, और रूस की दोस्ती भारत से चाइना से पहले की है। लेकिन रूस का आर्थिक लाभ चाइना से ज्यादा, और बाजार भी बहुत बड़ा है, भारत से भी है लेकिन चाइना से ज्यादा है। और दूसरा कारण है कि भारत में डेमोक्रेसी है, लेकिन चाइना कम्युनिस्ट, और आपका रूस कम्युनिस्ट, दोनों एक ही जो आपका अ, जो आपका मतलब वहाँ का जो गवर्नेंस सिस्टम है, वो दोनों एक ही हो जाता है, ठीक है। तो इस कारण रूस और चाइना की नजदीकियां बढ़ जाती हैं। तो अक्सर क्या होता है कि जब चाइना भारत के खिलाफ काम करता है और रूस से बोला जाता है, तो रूस न्यूट्रल अवस्था में हो जाता है, कि ना वो चाइना के बारे में बोलेंगे ना भारत के बारे में बोलेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि है तो चाइना, तो रूस है तो मजबूत, चाइना से भी मजबूत है, भारत से भी मजबूत है, ठीक है। लेकिन जब न्यूट्रल हो जाता है और हमारी स्थिति फिलहाल थोड़ा सा कमजोर हो जाती है, तो फिर हमें जरूरत पड़ती है कि चाइना से टैकल करने की। देखिए हमने क्या अपनाया है कि जब सॉरी, रूस तो परमानेंट फ्रेंड है, जब हमको चाइना से टैकल करना होगा तो हम अमेरिका का सहारा लेंगे, क्यों? क्योंकि उस समय रूस नहीं बोलूंगा। और जब हमें अमेरिका को टैकल करना होगा तो हम रूस का सहारा लेंगे, क्योंकि रूस और अमेरिका की बनती नहीं, ठीक है। तो ये मतलब डिप्लोमेसी हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर है, वो अपना ऐसा डिप्लोमेसी बना के रखता है। 2002 में सैन्य सूचना समझौता में मैंने आपको ये जिसमुआ, लेमुआ, कॉमकासा, बेका मैं आपको बता चुका हूं, पर मैं फिर भी बता देता हूँ। 2002 में जो तत्कालीन प्रेसिडेंट थे उनके साथ हमने सैन्य सूचना समझौता, मतलब सैन्य जो सेना सूचना है वो आपसी मतलब शेयर करे, इसके लिए हमने जिसोमिया, जिसको जर्नल सिक्योरिटी फॉर मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, इसमें 2002 में हस्ताक्षर हुए थे। देखिए इसका आपको दो चीजें, पहला तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इन तीनों का फुल फॉर्म पूछ सकता है, और दूसरा पूछ सकता है ये हुआ कब, ठीक है। तो इन दोनों का तो आपका जिसोमुआ, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, ये 2002 में हुआ था, ये आपको पता है। फिर देखिए ये मैंने आपको बताया कि 2016 में दो हुई है, 2018 में, 2020, और ये चारों हुए हैं ये डोनाल्ड ट्रंप के समय हुए हैं, तो ये याद हो जाएगा आसान से। तो आपका जो लेमुआ है वो 2016 में, लेमुआ लेमुआ लॉजिस्टिक मतलब होता है सामान वामान, ठीक है ना, जो सैन्य उपकरण होते हैं। तो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट में साइन हुए 2016 पे ही आपका भारत को अमेरिका ने अपना मेजर डिफेंस पार्टनर बनाया। 2018 में हमने कॉमकासा ने कम्युनिकेशन कॉम्पेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर साइन किया। उसके बाद 2000 आपका 2020 में लिखा नहीं है, 2020 में हमने बेका साइन किया था, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2020 पे आपका बेका हमने साइन किया। बेका बेका का फुल फॉर्म हो जाता है आपका बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। ये भी आपका डोनाल्ड ट्रंप के समय ही साइन हुआ, और ये कब हुआ था? 2020 पे। उसके बाद अगला 2023 में क्या हुआ? क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर हस्ताक्षर हुआ। जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है
उसका मतलब कि जो अमेरिका के पास है उसका हम हस्तांतरण करेंगे। फिर 2000 फिर उसके बाद भारत को एमटीसीआर 2016 में भारत को एमटीसीआर, देखिए एमटीसीआर क्या होता है। चाइना, देखिए अभी भी चाइना एमटीसीआर का सदस्य नहीं है। एमटीसीआर का सदस्य होना, एमटीसीआर का मतलब फुल फॉर्म होता है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल जिम। तो जब हम कोई भी देश एमटीसीआर का सदस्य बन जाता है तो उसको ये पावर मिल जाती है कि वो 400 किलोमीटर से ज्यादा के 400 किलोमीटर से ज्यादा वाली मिसाइल का निर्माण कर सकता है। ठीक है, मतलब कि हम जैसे हमारे पास बहुत दूर दूर की मिसाइलें हैं तो ये एमटीसीआर से इनको मिल जाती है, और अभी चाइना इसका सदस्य नहीं है। तो एमटीसीआर ये क्या है, मिसाइल मतलब आप अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको एमटीसीआर का सदस्य होना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला हो गया। फिर जैसे जैसे आपको पता है जब आपको परमाणु हथियार बनाना है तो आपको जो आपका न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, न्यूक्लियर सप्लायर एनएसजी, एनएसजी का सदस्य होना होता है। उसी तरह जब आपको अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है तो हमको अपने एमटीसीआर का सदस्य बनना। उसके बाद है वासेनार एग्रीमेंट 2017, 2016 में ये, फिर 2017 ये सैन्य अपडेट जैसे। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप 2018, और उसके बाद है कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग 2017, 2007 और 2017 में हुई थी। ठीक है ना। तो आप ये देख रहे हैं कि जितना भी अमेरिका के साथ चाइना पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए हमने सैन्य समझौते किए हैं, सब डोनाल्ड ट्रंप के समय हुआ है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में चीन के खिलाफ रणनीति। तो आपको मालूम होगा कि चाइना जो है ये इसके जितने भी पड़ोसी देश है, वियतनाम, फिलीपींस, जितने भी उसके पड़ोसी देश है जो कि साउथ चाइना सी से लगते हैं, ये सबको परेशान किया है। एक 9 डैश लाइन के नाम से बताता है कि ये है, जो कि आपका मैंने आपको जो अंतरराष्ट्रीय समझौता है उस वो तो कहता है कि सारी जो है आपका जल वो तो पूरे वर्ल्ड का, उसमें किसी का एकाधिकार नहीं है, पर फिर भी ये 9 डैश लाइन करके विवाद क्रिएट करता रहता है। और विवाद इसलिए क्रिएट करता है ताकि ये अपने पड़ोसी देशों पर आपका वो प्रेशर क्रिएट कर पाए। ठीक है। तो दक्षिण चीन सागर में हमने क्या क्या अपनाया, तो सबसे पहले हमने मलाबार श्रृंखला संयुक्त अभ्यास। अब मलाबार श्रृंखला आपको मालूम है, मलाबार श्रृंखला ये 1992 में पहली बार शुरू हुआ था। और मलाबार श्रृंखला ये 4 देशों के साथ होती है, हालांकि पहले तो अमेरिका के साथ होती थी। तो ये मलाबार श्रृंखला की युद्धाभ्यास हमने शुरू किया। उसके बाद है भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने मैरी टाइम एक्सरसाइज शुरू किया। ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में आपका ये आपका नौसेना के बीच में होता है 2015 से प्रारंभ। फिर 2015 में प्रोजेक्ट मौसम शुरू किया। 2017 में हमने 7200 किलोमीटर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर या ग्रीन कॉरिडोर की घोषणा की। एक्चुअली क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, ये आपका है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। देखिए अभी आज की जो नॉर्मल स्थिति है ये अभी बना नहीं है, बनने का। तो अभी अगर हमको यहाँ से रसिया जाना हो, ठीक है, यहाँ पे रसिया का है लेनिनग्राड करके एक शहर है, और यहीं पे आपका उसका राजधानी भी है। ठीक है, तो मॉस्को है। तो यहाँ से अगर आपको यहाँ मॉस्को तक जाना हो तो आपका अभी क्या है कि आप यहाँ मुंबई से चलिए। मुंबई से आप पूरा अरब सागर क्रॉस कीजिए, फिर ये आपकी यहाँ लाल सागर क्रॉस कीजिए, फिर ये आप मिस्र के स्वेज नहर क्रॉस कीजिए, फिर ये आप पूरा भूमध्य सागर क्रॉस कीजिए, फिर ये आप जिब्राल्टर क्रॉस कीजिए, फिर आप पूरा नॉर्थ सी क्रॉस कीजिए, फिर आप यहाँ से होते हुए यहाँ से नॉर्थ सी करके यहाँ तक आप पहुंच करके यहाँ तक आप जा पाएंगे। ठीक है, कितना लंबा रास्ता है ना। तो हमने क्या किया, अब जैसे भाई ये जानते हैं जवाब है किसका, जवाब ये जवाब है सी पैक का, BRI का, ओबोर का जवाब है ये। ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताया चाइना की जो पर्ल ऑफ की जो पॉलिसी है उसके विरोध में हमने फिर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अपना सामान इकोनॉमिक एक्टिविटी बनाना। तो अब ये बनाना है। तो मुंबई से शुरू होगा ये मुंबई का, और इसी के तहत हमने ईरान में चाबहार डेवलप किया है, इसी का यही ये इसी का पार्ट है। तो यहाँ से चाबहार जाएगा, चाबहार से पूरा होते हुए ये ईरान से होते हुए यहाँ का आपका कैस्पियन सागर से अजरबैजान जाएगा। अजरबैजान से हम ये डायरेक्ट अपना कोई भी प्रोडक्ट है तो यहाँ से डायरेक्ट बिल्कुल आधी से भी कम दूरी आपकी ये हो जाए। ठीक है, तो ये आपका था नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। उसके बाद 2017 में BRI का हमने बहिष्कार किया। तो ये रणनीति थी दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर को लेकर। उसके बाद आपका अगला जो हमारा है ये है भारत और नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र और सुरक्षा चुनौती। तो हमारा दोस्तों अभी तक का आपका पहले वाले वीडियो में मैंने आपको भारत और पाकिस्तान का बता दिया था, आज वाले में मैंने आपको भारत और चाइना का कंप्लीट पढ़ा दिया। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको अच्छे से कंप्लीट पढ़ लीजिएगा।
और उम्मीद करता हूँ कि मेरा आपको बताया पूरा समझ में आ गया हो, और अगर आपको समझ में आया हो, पढ़ा मेरा बताया आपको अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर नहीं लगा हो तो फिर वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। और कमेंट करिएगा अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो या आपको कुछ लगे, तो आप बिल्कुल बेशक कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद।